गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं पंकज वैष्णव एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत करता हूं। आइए सेशन को स्टार्ट करें। 20 फरवरी के सभी करंट अफेयर को आज के इस सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट को, एक एक क्वेश्चन को आराम से रिलैक्स होकर सुनिए, एक एक फैक्ट को नोट कीजिएगा, क्योंकि देखिए एग्जाम में हर फैक्ट से मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, हर फैक्ट से, हर डिटेल से जो भी हम इंक्लूड करते हैं वहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ध्यान से नोट कीजिए, पीडीएफ ले लीजिएगा क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। आइए 20 फरवरी का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, हाल ही में लाया गया नक्शा कैंपेन किस मिनिस्ट्री से संबंधित है? तो नक्शा कैंपेन से आपको क्या दिमाग में आएगा? अगर हम कैंपेन की बात करेंगे, नक्शा, तो आपको समझ में आएगा किसी चीज के नक्शे को तैयार करने की यहां पर बात की जा रही है। ओके, तो ये जो कैंपेन है ना, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा हाल ही में अनाउंस की गई है। ग्रामीण विकास एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। और इस मिनिस्ट्री के मंत्री कौन है आपको पता है? भारत में एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान ने नक्शा कैंपेन को हाल ही में लॉन्च किया है। इसके लिए 194 करोड़ रुपीस है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या कृषि मंत्रालय के द्वारा आवंटित किए गए हैं हाल ही में। अब होगा क्या? देखिए, ड्रोन के माध्यम से, सैटेलाइट्स इमेज के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में जो भूमि है उसका नक्शा तैयार किया जाएगा, सटीक और डिजिटल मैपिंग की जाएगी सारी जमीनों की। इससे होगा क्या? पहली चीज ये पता चलेगी कि एग्रीकल्चर लैंड कौन कौन सा है ना। इसके अलावा आपको पता है भूमि पर बहुत विवाद देखने को मिलते हैं। एक ही भूमि की बहुत सारी रजिस्ट्री देखने को मिल जाती है ना, जो बोल सकते हैं इलीगल, जो प्रॉपर्टी में इलीगल काम करते। तो जो स्वामी है, भूमि का जो मालिक है, एक्चुअल में उसको भी काफी टाइम सफर करना पड़ता है इस इलीगल एक्टिविटी के कारण। तो एक डिजिटल डेटा यहां पर स्टोर किया जाएगा, एक डिजिटल मैपिंग की जाएगी, ताकि जितनी भी जमीन के मालिक है, जिनका मालिकाना हक है, उनका एक डेटा तैयार किया जाए। भूमि का डेटा तैयार किया जाएगा, शहरी क्षेत्रों की भूमि का, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है भूमि की उसको स्टोर किया जाएगा डिजिटली, और एक सटीक डेटा, सटीक मैपिंग यहां पर तैयार की जा सकेगी। तो इस स्कीम को नाम दिया गया है नक्शा प्रोग्राम। ठीक है, नेशनल जियोस्पैटिकल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन, इसका फुल फॉर्म है नक्शा कैंपेन का। किस मिनिस्ट्री का है क्वेश्चन हमारा ये था, तो मिनिस्ट्री पर हमने आंसर यहां पर कलेक्ट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, आंसर मिल गया। इस योजना के तहत क्या होगा कि देश में 26 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज में 152 अर्बन लोकल बॉडीज का सर्वे किया जाने वाला है। तो ऐसी जगह पर सर्वे करके भूमि की सही लोकेशन पता की जाएगी, एग्रीकल्चर लैंड कितना है इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, और इनडायरेक्टली अगर देखें तो एग्रीकल्चर को भी यहां पर आगे जाकर लाभ देखने को मिलेगा, उसका विकास होगा। लैंड एरिया जब डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जब पता चलेंगे, तो आगे फिर एग्रीकल्चर में भी आगे गवर्नमेंट कुछ स्टेप उठा पाएगी, है ना। फरवरी 2025 में भूकंप झुंड के कारण किस देश ने अपने कुछ एरियाज में इमरजेंसी को अनाउंस किया है? तो अर्थक्वेक स्वार्म की बात करें, भूकंपी झुंड होता क्या है पहले इसको समझेंगे। क्या होता है कि काफी सारे एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर एक के बाद एक लगातार कई दिनों तक, कई महीनों तक छोटे छोटे भूकंप, छोटे छोटे मतलब रिएक्टर स्केल पर जिनकी तीव्रता कम होती है, 1, 2, 3, 5 से कम, तो ऐसे भूकंप लगातार आते हैं। ये कुछ दिनों तक भी आ सकते हैं और कुछ महीनों तक भी आ सकते हैं। तो इन्हें कहा जाता है भूकंप झुंड, एक साथ लगातार आए जा रहे, या फिर कहा जाता है अर्थक्वेक स्वार्म। तो इसके कारण एक यूरोपीय देश है जिसका नाम है ग्रीस, प्राचीन काल में यूनान के नाम से जाना जाता था। इसने क्या किया कि अपने कुछ एरियाज में जहां पर सबसे ज्यादा भूकंप के झटके देखने को मिल रहे हैं लगातार, वहां पर इमरजेंसी को अनाउंस किया। कौन सा देश है? ग्रीस। ग्रीस के पर्टिकुलर कुछ एरियाज हैं जैसे सेंटोरिनी, लॉस, एमोरगोस, अनाफी आइलैंड,
ये कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर लगातार पिछले 2-3 महीने से भूकंप आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक आ जाए, 15 दिन बाद आया। कभी कभी ऐसा होता है कि दिन में 10 बार 20 बार भी भूकंप के झटके आ जाते हैं, और हजारों की संख्या में ये भूकंप के झटके 1-2-3 महीने लगातार देखने को मिलते हैं। इन्हें ही ज्योग्राफिकल टर्म में एक वर्ड दिया गया है, भूकंपी झुंड। ठीक है, तो 26 जनवरी 2025 से अभी तक 15,000 से ज्यादा देखो छोटे छोटे भूकंप आ चुके हैं। इनसे नॉर्मली क्या होता है कि नुकसान नहीं होता है ना, पर फिर भी रिस्की तो है ही है। 1 या 2 तीव्रता है, 3 तीव्रता है, तो यहां पर लॉस होने की संभावना बहुत कम होती है ना। जो यूरोपीय देश है, स्पेशली जो विकसित देश है, उनमें तो बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी हो सकता है इन फ्यूचर कोई बड़ा अर्थक्वेक देखने को मिल जाए। तो इसीलिए इमरजेंसी को अनाउंस किया है ग्रीस ने अपने कुछ एरियाज में, कुछ पर्टिकुलर क्षेत्रों में। आपको पता होना चाहिए कि भूकंप की जो तीव्रता है ना, उसको रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। अगर रिएक्टर स्केल पर भूकंप 5 से अंदर है तो वो ज्यादा हार्म करते नहीं है ना, भूकंप की तीव्रता उनकी लो होती है। 5 से 7 में नुकसान होता है, और 7 के बाद अगर रिएक्टर स्केल पर कोई भूकंप मापा जा रहा है, मतलब समझ लो कि देश लगभग भयानक नुकसान है ना, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही विनाशकारी, अगर 7 के बाद तीव्रता को नोट किया जा रहा है रिएक्टर स्केल पर। ठीक है, तो ग्रीस ने, अब देखिए ग्रीस जो देश है ना, वो दक्षिणी यूरोप में मेडिटेरियन सी से लगा हुआ है। इवन मेडिटेरियन सी से सबसे लंबी कोस्ट लाइन देखने को मिलती है ग्रीस की, और ये मेडिटेरियन सी का जो एरिया है अर्थक्वेक प्रोन एरिया में गिना जाता है यूरोप में। तो यहां पर लगातार भूकंप देखने को मिल रहा है। इसीलिए ग्रीस ने क्या किया कि अपने कुछ एरियाज में इमरजेंसी को अप्लाई किया। कैपिटल है एथेंस, और यहां के पीएम काइरिकोस मित्सोटाकिस। ओके, एक बार नाम क्लियर कर लेना, काइरियाकोस मित्सोटाकिस यहाँ के पीएम के पद पर है। नाम थोड़ा सा अलग है, यूरोपीय नाम है। ठीक है, और अभी मैंने कुछ सेशंस पहले आपको एक और न्यूज बताई थी, यहाँ के नए प्रेसिडेंट हाल ही में अपॉइंट हुए थे, कुछ 4-5 सेशंस पहले ही मैंने आपको बताया होगा। कॉन्स्टेंटाइन टासुलास यहाँ के वर्तमान में नए पीएम बने हैं, और भूकंपी झुंड के कारण अब इमरजेंसी अप्लाई की है किसने? ग्रीस ने, अपने काफी सारे एरियाज में। आगे आइए, इंडिया और कतर ने वर्ष 2030 तक अपना जो द्विपक्षीय ट्रेड है उसको कितने तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो पश्चिमी एशियाई देश कतर, अगर इसकी बात करें तो इंडिया और कतर के मध्य में अभी तक जो द्विपक्षीय व्यापार होता है ना, अभी तक जो ट्रेड है दोनों देशों के मध्य में, वो हमें ऑलमोस्ट 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर का देखने को मिलता है। अब इंडिया और कतर ने एक समझौता किया है, और उसके तहत इन्होंने लक्ष्य रखा है कि दोनों देशों के मध्य में जो ट्रेड है, द्विपक्षीय ट्रेड मतलब दोनों देशों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अगर पूरा कैलकुलेट कर ले तो इसको बढ़ाकर इन्होंने लक्ष्य रखा है कि भैया 2030 तक इसे 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाया जा सके, ऑलमोस्ट डबल। ठीक है ना, तो अभी कतर के जो वहां के अमीर है, कतर में एक पद होता है जैसे राजा सम्राट होते हैं ना, तो पश्चिमी एशियाई स्पेशली अरब कंट्रीज में एक शेख का पद होता है, अमीर का पद होता है, वहां के शासक होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट चलते हैं। हमारे यहाँ राजा रजवाड़े तो नहीं है, लेकिन इनके यहाँ पर चलता है सम्राट, राष्ट्राध्यक्ष का पद। तो कतर के जो अमीर है ना, शेख तमीम बिन हमद अल थानी, ये अभी इंडिया की विजिट पर थे, इंडिया आए हुए थे। इंडिया और कतर के मध्य में इन्होंने घोषणा की है कि 2030 तक हमारा लक्ष्य है कि जो इंडिया और कतर के मध्य का ट्रेड है, द्विपक्षीय व्यापार, वो अभी जो 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है उसको बढ़ाकर 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाया जा सके। तो इसके अलावा भी काफी सारे एग्रीमेंट हुए हैं, लेकिन मेन ये था, तो इसे याद रखिए। कतर वेस्ट एशिया का देश है, पश्चिमी एशिया का देश है, कैपिटल है दोहा। यहां के अमीर के पद पर हैं तमीम बिन हमद, जो कि अभी इंडिया आए हैं, और डिप्टी अमीर भी हैं अब्दुल्ला बिन हमद। प्राइम मिनिस्टर की बात करें कतर की तो मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान पीएम के पद पर हैं कतर में।
डन हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। आप सभी के लिए इंडियन हिस्ट्री, ओके, अक्षय सर का कोर्स है ये, जहां पर आपको बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के माध्यम से, बहुत ही अच्छी ट्रिक के माध्यम से पूरा हिस्ट्री कवर करवाया गया है। फॉर एग्जांपल प्राचीन कालीन भारत, मध्यकालीन भारत, या फिर जो मॉडर्न हिस्ट्री है, वो पूरी आपको बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत ही इजी ट्रिक के साथ पूरी यहां पर कवर करवाई गई है। तो आप इसे अवेल कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में, 149 में। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट इसे अवेल कर सकते हैं। कोई भी अदर डाउट आता है आपका, कोई भी आपकी क्वेरी आती है, कोई भी हर्डल आ रहा हो, तो नीचे हेल्पलाइन नंबर आपके लिए रहता है, यहां भी दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां पर कॉल करके आप हमारी सपोर्ट टीम से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडियन हिस्ट्री की इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर क्लिक करके आप अवेल कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, जिसे कहा जाता है शॉर्ट में पीएम आशा योजना, को हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कब तक के लिए बढ़ाया है? तो पीएम आशा स्कीम फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। इसे हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 2025-26 तक अब ये कंटिन्यू रहेगी। कब तक? 2025-26 तक। इसे वैसे 2018 में लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में इसे कंटिन्यू किया जाएगा। अब किसानों के लिए एक आय संरक्षण योजना के लिए देखा जाता है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को। इसके तहत क्या होता है कि जो किसान है उनको उनकी फसल का उचित प्राइस मिल सके, उचित दाम मिल सके, इसीलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक अवधारणा देखने को मिलती है। इसका लाभ सभी किसानों तक पहुंचाना। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है जानते हैं? एमएसपी से शॉर्ट में कहा जाता है। भारत में कृषि लागत और मूल्य आयोग 23 क्रॉप्स पर एमएसपी जारी करता है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कितनी क्रॉप्स पर? 23। और एक गन्ने पर जारी होती है, पर वो एमआरपी नहीं होती, और सॉरी वो एमएसपी नहीं होती है। ठीक है, तो एमएसपी कितनी फसलों पर है? 23। ये याद रखिएगा। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग एमएसपी की सिफारिश करता है केंद्र को, और वही जारी करता है नॉर्मली। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, देखिए किसान ने जो फसल को बोया है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखिए क्या होता है, मार्केट में पूरा जो गेम है ना, वो डिमांड और सप्लाई का है। अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो वस्तु का रेट बढ़ता है, इकोनॉमी में हमने पढ़ा। लेकिन अगर सपोज करो कि डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो वस्तु का रेट गिरेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल प्याज, कभी मार्केट में इतना ज्यादा प्याज आ जाता है कि 5 रुपए किलो में भी खरीदार नहीं मिलते। बहुत डिमांड है नहीं, सप्लाई बहुत ज्यादा है। टमाटर के साथ ऐसा होता है बहुत बार। तो क्या होता है कि भाई ऐसे तो किसानों को नुकसान होगा, तो गवर्नमेंट ने एमएसपी जारी करना शुरू किया। इसके तहत क्या होता है, किसान की जो भी लागत है ना, जो भी कॉस्ट है उसकी फसल की, जो उसने मेहनत करी, जो फर्टिलाइजर यूज किए, खेती करी, तो भाई जो ट्रैक्टर चलाया होगा जुताई करने के लिए, उसमें भी पेट्रोल डलवाया, डीजल डलवाया होगा, सॉरी, तो जो भी खर्चा XYZ पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक, ठीक है ना, तो वो जो लागत है वो, और इसके अलावा जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट भी चाहिए होता है, उसको मिलाकर एमएसपी को जारी किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। इसे कहा जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इससे क्या होगा, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिल पाएगा, और आगे फिर किसानी करने के लिए वो प्रेरित होगा। तो एक उसको फिक्स अमाउंट मिले उसकी फसल पर, ज्यादा मिल जाए वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन मिनिमम तो मिले कि उसको नुकसान ना हो। तो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यही है। किसानों को उनकी फसलों का सही दाम दिलाने के लिए शुरू की गई थी 2018 में। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का लाभ किसानों तक पहुंचाना इसका उद्देश्य था। तीन अलग अलग इसके कंपोनेंट्स थे। 3 चीजों के आधार पर देखा जाता है। एक तो प्राइस सपोर्ट स्कीम है, जिसके तहत एमएसपी पर गवर्नमेंट किसानों की फसल को खरीद लेती है, जो दलहन होती है या फिर अदर फसलें, उनको खरीद लेती है, और पूरा खर्चा गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट डायरेक्ट किसानों से ले लेती है एमएसपी पर।
सेकेंड होता है प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम। अगर किसान ने मार्केट में फसल बेच दी, अब एमएसपी या उसके ऊपर बिकी तब तो ठीक है, लेकिन अगर इसके नीचे बिकी है फसल और किसान को नुकसान हो रहा है, तो वो जो बीच का जो नुकसान हुआ है ना किसान को, फॉर एग्जाम्पल मान लो एमएसपी थी 2000 और किसान ने बेच दिया उसको 1500 में मार्केट में, तो बीच का जो 500 रुपए का डिफरेंस है पर क्विंटल पर, वो गवर्नमेंट पे करेगी। एक्चुअल सेलिंग प्राइस और एमएसपी का जो अंतर है ना, उसका भुगतान गवर्नमेंट करेगी किसान को। तो ये एक और इसके अलावा प्रिवेंट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ऑयल सीड्स के लिए नॉर्मली मार्केट प्राइस, यहां पर ऐसे समझिए कि डायरेक्ट प्राइवेट कंपनीज भी किसानों से जाकर एमएसपी पर उनकी फसल खरीद सकती। ठीक है, सरकार प्राइवेट कंपनीज जो हैं उनको भी रियायत देती है, इसके लिए प्रोत्साहित करती है कि भाई आप एमएसपी पर किसानों से उनकी फसल खरीदो। ठीक है, और जो कृषि मंडियां है उसके माध्यम से भी फसल खरीद सकते हैं प्राइवेट कंपनीज। तो ये तीसरा इसका कंपोनेंट है। तो इस तरीके से इस स्कीम को रन किया जाता है। 2018 में शुरू की गई थी किसानों के आर्थिक विकास के उद्देश्य से कि एमएसपी पर उनकी फसलों का उनको दाम मिल जाए। अब यहां पर 2025-26 के लिए हाल ही में इसे आगे बढ़ाए जाने का अनाउंसमेंट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, एमएसपी में आपको समझा चुका हूं कौन लगाता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के तहत एक सलाहकारी निकाय है, एमएसपी की सलाह देता है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को। ठीक है, हाल ही में 10 टन वर्टिकल प्लेनेटरी मिक्सर, जो कि अगर हम देखें तो सॉलिड प्रोपिलेंट्स जो हैं उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा मिक्सर है, किस संगठन द्वारा विकसित किया गया। देखिए समझ नहीं आया एक्चुअल में कि सर ये 10 टन वर्टिकल प्लेनेटरी मिक्सर एक्चुअल में है क्या। तो जो रॉकेट्स होते हैं ना, उसमें आपको पता है एक फ्यूल चाहिए होगा। अब वो जो फ्यूल है ना, अलग अलग जो सब्सटेंस है उनसे मिलाकर बनाया जाता है। तो इन सब्सटेंस को मिक्स करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन वर्टिकल प्लेनेटरी मिक्सर, एक प्रकार का मिक्सर है जो इन सभी सब्सटेंस को मिक्स करेगा, जितने भी पदार्थ हैं उनको मिक्स करेगा और फ्यूल तैयार करेगा। किसके लिए? रॉकेट के लिए, है ना, जिसे कहा जाता है ठोस प्रणोदक। तो सॉलिड प्रोपिलेंट्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा मिक्सर हाल ही में डेवलप किया है एक संगठन ने, इसका नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और आपको समझ में आ गया कि ये है क्या, है ना। सारे अगर आप यहां पर इमेज देखेंगे तो पर्टिकुलर ये एक प्रकार का मिक्सर आपको देखने को मिलेगा बड़ा सा, ताकि जो रॉकेट होते हैं उनमें जो फ्यूल का यूज किया जाता है ना, उसमें जितने भी मटेरियल है उसको मिक्स करने के लिए इस मिक्सर का यूज किया जाएगा। तो कंफ्यूज मत होना, सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। इसरो ने और इसके अलावा सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो कि बेंगलोर का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने साथ में मिलकर इसे डिजाइन किया है और बनाया है। ठीक है, वर्टिकल प्रोपिलेंट मिक्सर है, दुनिया का सबसे बड़ा। तो यहां पर मेन संस्था जो है वो इसरो है, क्योंकि भाई इसरो ही रॉकेट लॉन्च करता है, अंतरिक्ष के सारे कार्यक्रम प्रोग्राम्स इसरो देखता है। तो उसी के लिए इसरो के जितने भी रॉकेट हैं उनमें फ्यूल के लिए इस मिक्सर को डिजाइन किया गया है, ताकि सारे मटेरियल या सब्सटेंस को मिक्स करके आसानी से मिक्स किया जा सके और फ्यूल का निर्माण किया जा सके, जो कि रॉकेट में यूज होंगे। इसका अगर वेट देखें तो 150 टन तक इसका वेट देखने को मिलेगा वर्टिकल प्लेनेटरी मिक्सर का। 10 टन मटेरियल को ये मिक्स कर सकता है एक साथ, अलग अलग जो मटेरियल रहेगा 10 टन तक इसकी कैपेसिटी है मिक्स करने की। इसरो की यहां पर बात करें तो इंडिया की प्रमुख स्पेस एजेंसी है, इंडिया के जितने भी स्पेस प्रोग्राम होते हैं उनको इसरो ही रेगुलेट करता है। 1969 में 15 अगस्त को इसकी स्थापना की गई थी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत काम करता है। हेडक्वार्टर कर्नाटका के बेंगलुरु में, और वर्तमान में चेयरमैन कौन है? वी नारायणन। कमेंट में बताना ये हाल ही में किसके स्थान पर अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, आगे आइए। हाल ही में भारत की पहली विधानसभा कौन बनी जिसने अनुवाद सेवाओं की शुरुआत की है?
ट्रांसलेशन सर्विसेज, ये बनी है उत्तर प्रदेश की विधानसभा। अभी ये सुर्खियों में भी काफी रही। पता है क्या होगा कि आपको पता है जो विधानसभा की कार्यवाही होती है ना, वो हिंदी और इंग्लिश में होती है ना। या तो कोई भी जो विधानसभा का मेंबर है, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या तो हिंदी में बोलेगा या इंग्लिश में बोलेगा। अब दिक्कत यह है कि बहुत सारे जो जनता के द्वारा चुने हुए एमएलए हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए होंगे, अलग अलग लैंग्वेज में उनको नॉलेज होगा। फॉर एग्जाम्पल अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, है ना। अब बुंदेलखंडी लैंग्वेज का कोई एमएलए विधानसभा में बैठा है, अब उसको पूरा हिंदी ना तो पूरी समझ में आ रही ना इंग्लिश समझ में आ रही, क्या करेगा वो भाई? जब वो समझ नहीं पा रहा है कि विधानसभा में क्या चल रहा है, क्या कार्रवाई हो रही है, तो वो फिर डिसीजन मेकिंग में अपना कंट्रीब्यूट कैसे करेगा, है ना। यही दिक्कत अवधी भाषा, ब्रज भाषा या भोजपुरी भाषा के जो एमएलए हैं उनके साथ भी हो सकती है। तो यूपी विधानसभा ने क्या किया है कि पहली ऐसी लेजिस्लेटिव असेंबली बनी है देश में जिसने ट्रांसलेशन सर्विसेज शुरू की है। मतलब जो भी कार्रवाई चलेगी ना, वो अब जो भी डिस्कशन होगा यूपी की विधानसभा में, जो भी डिबेट्स होगी, वो अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंडी और इंग्लिश में भी ट्रांसलेट की जाएगी। हर व्यक्ति को, आपने देखा होगा कान के पास एक माइक लगा लेते हैं, हर व्यक्ति को उनकी लैंग्वेज में पता रहेगा कि क्या डिबेट हुई है, क्या डिस्कशन हुआ है, ताकि जब डिसीजन मेकिंग का टाइम आए तो वो अपना कंट्रीब्यूट कर सके, अपने क्षेत्र की समस्या को भी उठा सके अपनी स्थानीय भाषा में। ओके, तो ये उद्देश्य कि भैया जो लेजिस्लेटिव डिस्कशन है वो एक्सेसिबल ज्यादा हो, हर व्यक्ति तक पहुंचे, रीजनल भाषाओं में कम्युनिकेशन को प्रमोट किया जा पाए और इसके अलावा डिबेट को और बेहतर बनाया जा सके। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, डिसीजन मेकिंग में सभी एमएलए जो हैं, भले ही वो किसी भी लैंग्वेज के हो, अपना कंट्रीब्यूट करें। तो इसलिए ट्रांसलेशन सर्विसेज शुरू करने वाली भारत की पहली विधानसभा बनी है कौन? उत्तर प्रदेश विधानसभा। ठीक है। यूपी भारत का अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें यूपी में है 80, है ना। कैपिटल है लखनऊ। आनंदीबेन पटेल वर्तमान में गवर्नर के पद पर हैं। सीएम है योगी आदित्यनाथ। और यहां पर जो विधानसभा है उसमें 403 सीटें हैं और विधान परिषद में 100 सीटें हैं। 31 सीटें देखने को मिलती हैं यहां पर राज्यसभा की। कहां पर? यूपी में। मिलिंद रेगे जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से संबंधित है? मिलिंद रेगे की बात करें, क्रिकेटर हैं। देखिए, डोमेस्टिक क्रिकेट इन्होंने अपने लाइफ में सबसे ज्यादा खेला है, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला, डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है। तो क्रिकेटर है मिलिंद रेगे। अब आप बोलोगे सर डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? हो जाते हैं क्योंकि मुंबई क्रिकेट की इंसाइक्लोपीडिया के नाम से जाने जाते हैं। मुंबई की टीम के लिए बहुत ही बड़े खिलाड़ी रहे हैं। इसके अलावा मुंबई टीम में सिलेक्टर और मेंटोर के रूप में भी ये काम कर चुके हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि एक उपाधि दी गई है मुंबई क्रिकेट में इन्हें, मुंबई क्रिकेट की इंसाइक्लोपीडिया। कौन है ये? मिलिंद रेगे। हाल ही में इनका निधन हो गया। एक ऑफ स्पिनर, ऑलराउंडर क्रिकेटर रहे हैं। 52 मैच खेले हैं मुंबई के लिए और 5 बार जो मुंबई ने रणजी ट्रॉफी जीती है ना, उसमें मुंबई की टीम के लिए सदस्य के रूप में इन्होंने क्रिकेट खेला है और 5 बार मुंबई ने लगातार रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया था। ठीक है। और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सिलेक्टर के रूप में भी इन्होंने काम किया है। कौन है? मिलिंद रेगे। हाल ही में इनका निधन हो गया। हाल ही में चर्चा में रही मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की बात करें तो इसे 19 फरवरी 2015 को शुरू किया गया था। अच्छा, अभी सुर्खियों में क्यों है? 10 साल कंप्लीट किए हैं इस स्कीम ने। 19 फरवरी 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। देखिए, इस योजना का उद्देश्य भी किसानों का हित का संरक्षण करना ही है, किसानों को संपन्न बनाना, है ना, किसानों को मदद प्रोवाइड करना। कैसी मदद? तो देखिए क्या होता है,
इंडिया में जो फार्मर्स है ना, अभी तक नॉर्मली क्या होता है, एजुकेशन अभी तक सभी गांवों में पूरी तरीके से नहीं पहुंचा है। अब फार्मर्स क्या होते हैं कि परंपरागत जो कृषि पद्धति होती है ना, उन्हीं का यूज कर रहे हैं। 3-3 4-4 फसल साल में ले लेते हैं। भूमि को परती छोड़ना है या फिर भाई कौन सी फसल किस सीजन में लेना है, बहुत कम नॉलेज होता है। और इसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि मृदा की जानकारी नहीं है उनको। कौन सी मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व कम है, कौन सा ज्यादा है, कौन सी फसल उनकी मृदा के लिए उपयुक्त है, ये सारी चीजें हर किसान को नहीं पता। इसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को लेकर आई थी गवर्नमेंट 19 फरवरी 2015 को। स्कीम के तहत जो फार्मर्स है ना, उनकी सॉइल्स का परीक्षण किया जाएगा लैब में। जो मिट्टी है उनका परीक्षण किया जाएगा साल में 2 बार, और किसानों को बताया जाएगा कि उनकी सॉइल में किस न्यूट्रिशन की कमी है, किस पोषक तत्व की कमी है, कौन सा पोषक तत्व ज्यादा है, उनकी जो मृदा है उसके आधार पर कौन सी फसल के लिए उनकी मृदा अनुकूल है। इस सभी की जानकारी दी जाती है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के तहत। 19 फरवरी 2015 को इसे लॉन्च किया गया था, है ना। सॉइल की 12 पैरामीटर्स पर जांच की जाती है। फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर क्या कितनी मात्रा में है, किस फसल के लिए उनकी किसानों की जो मृदा है वो उपयुक्त होगी उनके खेतों की, ये सब उनको बताया जाता है ताकि वो सही फसल को उगा सके और भारत में जो खाद्यान्न है ना उसमें बढ़ोतरी की जा सके, है ना, खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सके। किसी किसान की फसल चावल के लिए उपयुक्त है, किसी किसान की जमीन या मृदा चावल की फसल के लिए उपयुक्त है और वो उगाया जा रहा है गेहूं या फिर दाल, तो उसको क्या उगाना चाहिए, चावल उगाना चाहिए, क्योंकि उसकी मृदा चावल के लिए उपयुक्त है। तो ये कौन बताएगा, ये उसको पता चलेगा सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के तहत। जब वो लैब लेके जाएगा अपनी मृदा को, तो टेस्टिंग की जाएगी साल में 2 बार उसकी मृदा की, एक तो रबी और एक खरीफ फसल की कटाई के बाद में, ताकि किसान उस आधार पर उन्हें फर्टिलाइजर भी दिया जाएगा, है ना। उनकी फसल में कौन सा पोषक तत्व कम है उस आधार पर उनको फर्टिलाइजर दिया जाएगा, फर्टिलाइजर की जानकारी दी जाएगी, उसके यूजेस की जानकारी दी जाएगी। तो यही है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। 19 फरवरी 2015 को इसे राजस्थान के सूरतगढ़ से लॉन्च किया गया था भारत के पीएम के द्वारा। अभी 19 फरवरी 2025 को इसने 10 साल कंप्लीट किए हैं। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर राज्य हैं दोनों ही। इनके लिए 2 अमेंडमेंट हमको याद रखने पड़ेंगे, 53 अमेंडमेंट एक्ट और 55 अमेंडमेंट एक्ट। बताऊंगा मैं आपको। पहले ये देख लेते हैं कि इनका स्थापना दिवस या फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है। तो इनका फाउंडेशन डे मनाया जाता है 20 फरवरी को। कब? 20 फरवरी। ओके, देखिए हर साल 20 फरवरी को पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के फाउंडेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 20 फरवरी को 1987 में दोनों ही राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। स्टेट के रूप में इन्हें भारत संघ में मिलाया गया था। तो 53 अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1986 में हुआ था, उसके द्वारा भारत का 23वां स्टेट बना था मिजोरम, और 55वां संविधान संशोधन हुआ था इसी सन में 1986 में, है ना। और भारतीय संघ का 24वां राज्य बना था अरुणाचल प्रदेश राज्य। तो इस तरीके से 1986 में दोनों राज्य इंडिया भारत संघ में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल हुए। मिजोरम 23वां राज्य और अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य। इसलिए 20 फरवरी को ही इनका फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। पहले मिजोरम की बात करते हैं। वीके सिंह गवर्नर, लादू हुमा इनका पूरा नाम है। पूरा नाम तो देखना पड़ेगा आपको, लादू हुमा है ना, इनके शॉर्ट में कहा जाता है। तो सीएम के पद पर है मिजोरम के। मिजोरम लेजिस्लेटिव असेंबली में 40 सीटें वर्तमान में, राज्यसभा में 1 सीट है और लोकसभा में भी यहां पर 1 सीट देखने को मिलती है। इनका पूरा नाम देख लेना, थोड़ा पूर्वोत्तर भारत का नाम है तो मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है। लादुल हुमा ऐसा कुछ कहा जाता है, तो एक बार देख लेना, नहीं तो कल बता दूंगा मैं आपको। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल है ईटानगर। कैवल्य त्रिविक्रम परनायक यहाँ के गवर्नर के पद पर हैं। पेमा खांडू यहाँ के
सीएम के पद पर हैं वर्तमान में। यहाँ की जो विधानसभा है 60 सीट देखने को मिलती है, 1 सीट है राज्यसभा की और 2 सीट है यहां पर लोकसभा की। ठीक है, अगर हम मैप पर इनकी लोकेशन देखें या नेबर स्टेट की बात करें, नेबर कंट्रीज की बात करें जो इनसे बाउंड्री शेयर करती है, तो देखो मिजोरम की बात करें सबसे पहले, 3 इंडियन स्टेट मिजोरम से बाउंड्री शेयर करते हैं उत्तर और उत्तर पश्चिम में। देखो मणिपुर, असम और त्रिपुरा। और इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है मिजोरम की, एक तो बांग्लादेश के साथ और एक लगती है म्यांमार के साथ। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है 3 देशों के साथ, भूटान, चाइना और इधर से म्यांमार। और जो भारतीय राज्य जो कि अरुणाचल प्रदेश से टच होते हैं, असम और इधर है नागालैंड, है ना। तो ये आप दोनों राज्यों को देख लेना पॉज करके, पता चल जाएगा, क्योंकि नेबर जो स्टेट है ना वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। कंट्रीज भी पूछी जाती है कि इसकी सीमा किस से लग रही है, किस भारतीय स्टेट से लग रही है। आगे आइए, हाल ही में चर्चा में रही मत्स्य 6000 क्या है। तो मत्स्य 6000 की बात करें तो गहरे समुद्र में जाने वाली एक पनडुब्बी है ना, गहरे समुद्र में जाने वाली एक पनडुब्बी है। हाल ही में इसकी टेस्टिंग की गई है कि ये पानी में इसको टेस्ट किया गया भारत के। ये पनडुब्बी आप देखिए गोल है, 3 लोगों की कैपेसिटी है इसकी, 3 लोगों को ये समुद्र के भीतर ले जा सकती है। हाल ही में इसका वेट टेस्ट किया गया, पानी में इसकी टेस्टिंग की गई कि भैया कहीं से ये डूब तो नहीं रही है, पानी तो अंदर नहीं भरा रहा है ना। तो इस तरीके से टेस्टिंग की गई है। टेस्टिंग कहां की गई, कट्टुपल्ली पोर्ट जो कि चेन्नई के पास में है, यहां पर इसे टेस्ट किया गया। 2025 के अंत तक 500 मीटर डेप्थ तक इसका ट्रायल किया जाएगा, समुद्र तल से 500 मीटर की गहराई तक, है ना। साइज देखें तो 2.1 मीटर डायमीटर इसका देखने को मिलता है। कैपेसिटी 3 क्रू मेंबर को ये समुद्र के अंदर ले जाएगी। वैसे इसको डिजाइन किया गया है 6000 मीटर तक समुद्र के अंदर इसे ऑपरेट किया जा सके। अभी देखिए टेस्टिंग 500 मीटर तक की जाएगी और आगे चलकर 6000 मीटर तक, मतलब समुद्र तल से 6 किलोमीटर अंदर तक ये 3 क्रू मेंबर को लेकर जाने में सक्षम है। मत्स्य 6000। सर ये स्कीम क्या है या कारण क्या है, क्यों ले जाया जा रहा है? तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा समुद्रयान मिशन को, आपको समझ में आ जाएगा। आपको पता है इंडियन गवर्नमेंट ने समुद्रयान मिशन को लॉन्च किया था, जिसके तहत क्या होगा कि समुद्र की गहराई में व्यक्तियों को भेजा जाएगा पनडुब्बी के सहारे, ताकि जो इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं, जो कि रेयर मेटल है, उनकी खोज की जा सके। जैसे कोबाल्ट, कॉपर, है ना, मैग्नीज, ऐसे दुर्लभ धातुओं की खोज की जा सके। इसके अलावा मीथेन सोर्सेस या गैस का अध्ययन करना, मीथेन का सोर्सेस ढूंढना, या फिर ओशन रिसर्च को बढ़ावा देना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को बढ़ावा देना, यह उद्देश्य समुद्रयान मिशन का। इसी के तहत एक सबमरीन या पनडुब्बी को डेवलप किया गया है, मत्स्य 6000 इसे नाम दिया गया है। ठीक है, समुद्रयान प्रोजेक्ट का हिस्सा है। 2026 तक 6000 मीटर की गहराई में इसे समुद्र में भेजा जाएगा। डीप सी मिशन है ये, ध्यान रखना। डीप सी मिशन के तहत समुद्रयान मिशन नाम दिया गया है इसकी टेस्टिंग को। किसकी टेस्टिंग को? मत्स्य 6000 की टेस्टिंग को। इसकी टेस्टिंग का नाम है समुद्रयान मिशन, और समुद्रयान मिशन जिसके तहत चलाया जा रहा है वो डीप सी मिशन है। 2021 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया था। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, और इसके लिए 4077 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने आवंटित किए हैं, ताकि समुद्र की गहराई में 6000 मीटर तक जाकर अध्ययन किया जा सके, इंपॉर्टेंट मेटल्स ढूंढे जा सके, है ना। तो 6000 मीटर की गहराई तक जाने का लक्ष्य 2026 तक का, और अभी 500 मीटर की गहराई में 2025 के अंत तक इसकी टेस्टिंग कर ली जाएगी। ठीक है, तो यहां पर अभी मत्स्य 6000 सबमरीन सुर्खियों में थी, क्योंकि इसकी टेस्टिंग की गई है चेन्नई के पास में, तमिलनाडु में। तो यहां पर 20 फरवरी के सभी करंट अफेयर हमारे क्लियर हो जाते हैं। अब हम चलेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। तो पहला क्वेश्चन हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त से था। कौन नियुक्त किए गए? ये बने हैं ज्ञानेश कुमार।
सेकेंड क्वेश्चन हमारा एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप से था 2025 की, चीन में आयोजित किया गया और विनर कौन रहा? तो विनर रहा था इंडोनेशिया। इसके बाद जी सफल योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो इसे शुरू करने का श्रेय दिया जाता है गुजरात सरकार को। भारतीय महासागर सम्मेलन के 8th एडिशन का आयोजन कहां किया गया? तो ओमान के मस्कट में इसका आयोजन किया गया। हाल ही में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा किस देश में इनॉग्रेट की गई? तो यह फिलीपींस में इनॉग्रेट की गई। निर्मला सीतारमन ने हाल ही में किस सेवा केंद्र का वर्चुअली इनॉग्रेशन किया? तो यह सचल आयकर सेवा केंद्र है। हाल ही में शुरू हुआ मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो 2025 किसके द्वारा आयोजित किया गया? आयोजन किया है इंडोनेशिया ने। हाल ही में सी कृष्णवेणी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित है किससे? तेलुगु सिनेमा। हाल ही में भारत के नए एम्बेसडर के रूप में मिस्र में किसे नियुक्त किया गया? तो सुरेश के रेड्डी। और लास्ट क्वेश्चन हमारा था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लॉन्च की गई? तो इसे लॉन्च किया गया था 2016 में। ये सारे क्वेश्चन कल के सेशन में मैंने आपको डिटेल में समझाए थे। अब चलते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर पर। 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी उसमें बहादुर शाह जफर को जिन्होंने बंदी बनाया था वो है विलियम हॉटसन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर और भारत में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं भारत के प्रेसिडेंट। तो भारत के प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब क्वेश्चन ऑफ द डे आज के लिए, जाकिर हुसैन को 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यह भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति थे? जाकिर हुसैन, ठीक है, भारत के प्रेसिडेंट। ड्रिबल शब्द आमतौर पर किससे संबंधित है और निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर करके सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हुआ था? तो ये तीनों ही क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के इंटरेस्टिंग करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।